पूरी दुनिया ने देखा, लोगों ने महसूस किया और थरथराहटें भी महसूस की गई। सूरत में जिस तरह एक भाजपा का उम्मीदवार निर्विरोध जीत गया, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी अन्य प्रपंच के बढ़िया से जीत गया वो, यह दिखाता है कि लोकतंत्र में चुनाव कितना बड़ा मजाक बन चुका है। तारू मजुमदार कहा करते थे, यह चुनाव धोखे की टट्टी है। भाजपा सरकार ने इसको अक्षरशः साबित कर दिया। चुनाव का परिणाम क्या आएगा ये तो बात की बात हो गई, लेकिन जो कल दिखा गया है वो सरासर लोकतंत्र का हत्या है। लोकतंत्र का इसमें नाम लेवा भी कुछ नहीं बचा है। जैसा कि हमारे गेस्ट सुब्रत चतुर्वेदी जी बताते थे पहले भी कि यह चुनाव काफी हिंसक होगा और इसका अंत भी उतना ही ज्यादा भयानक होगा। तो हम सीधा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा चुनाव का जो हश्र है उसमें वो लोकतंत्र कितना देखते हैं और इसका निदान क्या हो सकता है। सुब्रत जी, आपका समरभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुब्रत जी, आप बताएंगे कि कल जो सूरत में जो घटनाएं घटी है उसमें लोकतंत्र कितना है? देखो, मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर रिपीट कर देता हूं कि फासिस्ट चुनाव के जरिए सत्ता पर काबिज जरूर होते हैं, लेकिन फासिस्टों को चुनाव के जरिए सत्ता से बाहर निकालना असंभव है। हमने जर्मनी के इतिहास का उस भाग को भी देखा है, किस तरह से हिटलर चुनाव के जरिए सत्ता पर काबिज हुआ था, लेकिन उसको सत्ता से बाहर निकालने के लिए रेड आर्मी की जरूरत पड़ी। ये कभी नहीं चुनाव के जरिए निकाले ही नहीं जा सकते, हराए ही नहीं जा सकते, क्योंकि देखो, संविधान, चुनाव, लोकतंत्र, ये सारे जो नारे हैं, आज ये सारी सच्चाइयां नहीं रह गई है, इसीलिए मैं इनको नारे कहता हूं। इन नारों का इस्तेमाल करके फासिस्ट काबिज हो जाते हैं, लेकिन जब काबिज हो जाते हैं तो उनके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट, मार्केट के फोर्सेस, क्रोनी कैपिटल, इस तरह से सत्ता के साथ गडमगड हो जाता है कि मोदी की हार या किसी एक फासिस्ट नेता की हार सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं होती, सिर्फ एक विचार की हार नहीं होती, ये एक पूरे बाजार तंत्र की हार होती है, और वो बाजार तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। फासिस्ट अपना सब कुछ उसको मजबूत करने के लिए हर सब कुछ दांव पर लगाकर काम करते हैं। जैसे आपने देखा कि अदानी अंबानी के लिए भारत के संसाधन, सारे संसाधनों को बेशर्मी से, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से लुटाकर इन शक्तियों को बढ़ावा दे दिया गया। आज हालत क्या है कि इंडिया इज अदानी एंड अदानी इज इंडिया। जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, उसमें अदानी का प्ली था कि मेरे ऊपर जो अटैक हो रहा है वो इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा है। मतलब वो बेशर्म, धंधेबाज, चोर, वो क्या किया रहा था, वो भारत के अस्मिता के साथ अपनी कंपनी की शुचिता को एकात्म कर रहा था, और इसी कारण से मोदी जी ने संसद से कभी संजय सिंह को हटाया, कभी राहुल गांधी को हटाया, और तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री हैं उनको भी हटाया। यानी अदानी पर अटैक मतलब मोदी पर अटैक। मोदी ही देश है, अदानी ही देश है, और भारत मतलब अदानी और मोदी। स्थिति यहां तक 1 साल पहले ही समझ में आ गई थी, और मैं तो 2014 में ही बोल दिया था कि अब ये फासिस्ट काबिज हो चुके हैं, इनको आप चुनाव से इस जन्म में तो नहीं हटा सकते, अब चाहे जो मर्जी कर लो। कल जो सूरत में हुआ है, इसके पहले भी एक घटना हुई है कि एक निर्विरोध चुन लिया गया था कहीं से किसी एक दूसरे को,
तो ये सारी चीजें होंगी। अभी तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, आगे आगे देखिए होता है कि ये तो आगाज है, ये बिल्कुल। तो कुछ ये नहीं है। सुब्रतो जी जिस तरह के कल सूरत में हुआ है, तो हम्म, इसका जो एक चर्चाएं चल रही है कि इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में की जाएगी। पहले तो बिल्कुल चुनाव जीतने के बाद विधायक की खरीद फरोख्त होता था, अब तो सीधा चुनाव के पहले ही जो है कौन जीतेगा इसको सूरत की तर्ज पर तय किया जा रहा है। तो मेरा सवाल सुब्रतो जी ये होगा कि ऐसी घटनाएं मौजूदा चुनाव में कितनी सीटों पर या कितनी जगह होने की संभावना आप देख पा रहे हैं? कम से कम 100 सीटों पर। 100 सीट पर। देखो गुजरात की 26 में से वैसे 15 से 10-15 सीटें देखो क्या है, भाजपा इस चुनाव में करीब करीब 100 सीटों पर फंसी हुई है, मोटा मोटी समझ लो 100-150 सीटों पर बुरी तरह से फंसी हुई है, जो कि उनको भी मालूम है। उनका जो इंटरनल सर्वे आया है उसमें वो लोग 200 का आंकड़ा भी नहीं छू रहे हैं। आज कितने हैं, आज कितने हैं भाजपा के सांसद? 303। 300 अधिक है, हाँ। 303 है, ठीक है। इसमें 100 सीटों पर भाजपा बुरी तरह से फंसी हुई है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, 100 सीटों पर ये धांधली करेंगे। ये करना ही है इनको, क्योंकि देखो अगर ये सत्ताच्युत होते हैं तो मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ, मोदी शाह सिर्फ जेल ही नहीं होगी, इनको फांसी पर चढ़ने का भी डर है, और इनका आकाओं को भी डर है। वो जो एक साधु था ना जो कैलाशा में जाकर एक आइलैंड खरीद के बैठा हुआ है, हाँ वो ऐसे ही हाँ नहीं बैठा हुआ है, वो इन्हीं के पैसे से उस आइलैंड को खरीदा है, जी। ताकि ऐसी स्थिति में भागने का, झोला उठाकर भागने की जब नौबत आए तो ऐसे आइलैंड में जाकर बैठो जिस पर विश्व का कोई नियम चलता नहीं। तो तैयारियां जो हैं, क्योंकि हिटलर में शर्म बाकी थी, डर भी था, इसलिए उसने खुद को गोली मार के खत्म कर लिया। हमारे वाले में शर्म कहाँ है, डर है, शर्म नहीं है। ये तो खुद को गोली भी नहीं मार सकता, उसके लिए भी तो एक मिनिमम हिम्मत चाहिए। आत्महत्या करने के लिए जितने भी हम आत्महत्या को बोलेंगे, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं तो एक हिम्मत चाहिए खुद को गोली मारने के लिए। वो कहाँ है इस कायर में? ये कायर क्या करेगा, ये क्या करेगा पहले ही बोल चुका है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं झोला उठाऊंगा निकल जाऊंगा। और हमारी देश की अदालतें, हमारे देश के जो ये है, वो इनको निकलने देंगे, आराम से निकलने देंगे। अदालत की क्या हालत है? क्या सूरत की घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। क्या लेगी? ये जो द ये जो आंसर इज नो। सुब्रतो जी, ये जो सूरत की घटना घटी है ये तो एक चीज है। अभी इसके साथ ही दो घटनाएं एक साथ चल रही है। एक घटना ये चल रही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में ही बंद करके हत्या करने का प्री प्लान चल रहा है। हाँ और चल रहा है, चल रहा और दूसरी, जिससे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की हत्या करने का प्रयास चल रहा है। दूसरी चीज, जहां पर नक्सलवादी या माओवादी लोग मौजूद हैं, वहां पर बकायदा माओवादी के नाम पर आदिवासियों का खून बहाया जा रहा है। 50 के करीब आदिवासियों की हत्या कर दी गई है। तो दोनों सीरियस ये चल रहा है। और तीसरा चीज, चुनाव में आपको सूरत ने दिखाया। तो मेरा मेरा सवाल है कि ये जो चुनाव का जब ये निश्चित पैमाना बन गया है कि, और अच्छा इसके साथ ही है 19 लाख ईवीएम भी गायब है। फिर 2 महीने का जो लंबा पीरियड है चुनाव काउंटिंग होने में, तो इस ईवीएम की सुरक्षा का भी सवाल है। तो सवाल है कि इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं? मोदी सरकार आने की संभावना कितनी दिख रही है आपको? देखिए आने की संभावना, जाने की संभावना पर मैं बात नहीं करूंगा। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि इनको चुनाव के, जो हमारी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है चुनाव, उसके जरिए आप इसको नहीं हटा सकते।
मैं बॉटम लाइन पहले ही बोल रहा हूँ। देखो असल में क्या है ना, हाइपोथेसिस जो है लॉजिक का कॉर्नर स्टोन होता है। तर्कशास्त्र का जो सबसे मजबूत आधार और एक ही आधार होता है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? आप जब चुनाव में जाते हैं तो ये मानकर जाते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के थ्रू के जरिए, चुनाव की प्रक्रिया के जरिए आप सत्ता से किसी को हटा सकते हैं, सत्ता पर किसी को बैठा सकते हैं। ठीक है, यह हाइपोथेसिस है। लेकिन मेरा हाइपोथेसिस अलग है। मेरा हाइपोथेसिस ये है कि भारत में संपूर्ण तरीके से फांसीवाद आ चुका है अपने नए कलेवर में। भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। भारत के लोकतंत्र की हत्या 2014 में ही हो गई थी। आप उस लाश को पिछले 10 सालों से ढो रहे हैं। भारत में अगर लोकतंत्र रहता तो भारत की न्यायपालिका इतनी पंगु नहीं होती। भारत में अगर लोकतंत्र रहता तो भारत की ये तुम्हारे प्रेस इतनी गुलामी में नहीं जाती। भारत में अगर लोकतंत्र रहता तो इलेक्टोरल लिस्ट में, वोटर लिस्ट में हेरफेर नहीं होता, ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं होता, चुनावी धांधली नहीं होती। चुनावी धांधली का इतिहास तो भारत के चुनाव के साथ ही जुड़ा हुआ है। नेहरू जी के पहले कुछ सालों की बात छोड़ दो तो बाकी तो चुनावी धांधली हमेशा हुई है। लेकिन इस तरह से बेशर्म धांधली, इस तरह से ये हर तरह का इलीगल रास्ता अख्तियार करना जो आप गुजरात में आज देख रहे हो, ये कई जगहों पर हुआ। अब क्या उखड़ लोगे इनका चुनाव में? ना तो जब आपकी सवाल उठता न्यायपालिका है, सुनेगी, ना आपका चुनाव आयोग सुनेगा। कल मैं देख रहा था अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग को 17 पॉइंट का शिकायतनामा दर्ज करके आए। क्या सोच कर गए थे? क्यों सुनेगा? तो अब तो सवाल इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने, जनता का विश्वास लोकतंत्र में बनाए रखने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप मोदी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। और ये वहम बना रहेगा जब तक, तब तक क्या है, देश में पूंजीवादी लोकतंत्र की व्यवस्था बनी है। और इसके सारे पैरोकार है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष। सुब्रतो जी, एक चीज हम और जोड़ेंगे इसमें, कि ये जो कल नरेंद्र मोदी का कहना था कि देशी विदेशी ताकतें मुझे हटाने की कोशिश कर रही है, या जो सरकार आएगी अगर हमारी हट जाएगी, दूसरी सरकार आती है तो मंगलसूत्र तक बेचना पड़ेगा आपको, जबकि मोदी सरकार में ही लोगों का मंगलसूत्र बिक गया है। तो सवाल उठ रहा है कि इन तमाम झूठों के बीच और 5 किलो अनाज के बीच, और जिस तरह से तानाशाही का नया प्रारूप पैदा हुआ है शिक्षा और से लोगों को दूर करने का, मुख्य रूप से, तो सवाल उठता है कि जनता के पास अब विकल्प क्या बचा है? जनता के पास विकल्प तो हमेशा से पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में क्रांति ही एकमात्र विकल्प होता है। कल रांची में माले ऑफिस में दीपंकर भट्टाचार्य से मेरी बातचीत हो रही। वो आए हुए थे उलूगुलान रहने के बाद। तो हम लोग वहां पर एक छोटी सी मीटिंग में थे, मैं शामिल था उसमें। मैंने दीपंकर दा को यही बात कही कि ये जो चुनाव है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या सोच कर रहे हैं? तो संजोगवश कल लेनिन का भी जन्मदिन था। तो सारे लोग हमको लेनिन कोट करने लगे, वो भी चुनाव में गए थे, ये किए थे, वो किए थे। मैंने पूछा परिस्थितियां क्या थी और आज क्या है। लेनिन जारिस रशिया में चुनाव में गए थे। सवाल है कि क्या लेनिन नाजी जर्मनी में भी चुनाव में जाते? नहीं गए वो। नहीं गए ना? क्यों नहीं गए? व्हाई डिडंट वो? स्टालिन गए। तो आप भारत को जारिस रशिया से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? जबकि मोदी रेजिम में भारत नाजी जर्मनी के करीब आता है। वो जारिस रशिया से उसका कंपैरिजन कहां होता है? वो एक कुलक सामंतवादी देश, इतिहास का बैकग्राउंड था। नाजी जर्मनी क्रोनी कैपिटलिज्म, रेशियल हेट्रेड,
और हर तरह के असंवैधानिक गैर कानूनी कार्यों का एक प्रतिमान डाल रहा था। दोनों में कंपैरिजन कहाँ है? क्या स्टालिन हिटलर को हराने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जमाने में जर्मनी में जो रही सही मरी सरी कम्युनिस्ट पार्टी बची हुई थी उसके जरिए चुनाव में गए? नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको देखिए मालूम था कि ये उससे नहीं जाएंगे। जी, तो आप कम्युनिस्ट होकर ही क्या सोच रहे हैं? उन्होंने तो देखो, एक चीज और कहा था, उन्होंने तो एक चीज, स्टालिन ने एक चीज और कहा था, फासिस्टों से बहस नहीं की जाती, उसे बस खत्म करना होता है। यस, है। मेरा 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 एक और प्रश्न रहेगा कि जब आप क्रांति की बात कर रहे हैं तो मतलब ऑलरेडी जो है हिंसक क्रांति ही हो गई। तो मेरा कहना है कि भारत में जिस तरह से भारत की सत्ता मजबूत है, यहाँ सेनाओं का पूरा एक तंत्र है या उसका सिस्टम है, उस पूरी सिस्टम के खिलाफ माओवादी दशकों से लड़ रहे हैं, फिर भी कोई रिजल्ट हासिल नहीं कर पाए हैं। तो कितना संभव लगता है कि भारत में कि सशस्त्र क्रांति से यहाँ क्रांति संभव हो सकती है? देखिए रोहित जी, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जनमानस में एक बहुत बड़ी और गलतफहमी है कि क्रांति का मतलब हिंसक होना होता है। दरअसल क्रांति का मतलब होता है अन्याय, अत्याचार के, असमानता के विरुद्ध विद्रोह, प्रतिकार। क्रांति को हिंसक प्रति क्रांतिकारी शक्तियां बनाती हैं। इस बारीक फर्क को समझना पड़ेगा, जी। जो हमारे कम्युनिस्ट भाई लोग भी नहीं समझते हैं। जब भी मैं क्रांति की बात करते हूँ तो लोग समझते हैं कि हथियार उठाना ही क्रांति का। हथियार उठाने के लिए हमें मजबूर कौन कर रहा है? प्रति क्रांतिकारी शक्तियां। इसलिए क्रांति का अर्थ ऑटोमेटिकली हिंसक होता है, ऐसी कोई व्याख्या दुनिया में नहीं है। न मार्क्स ने दी है, न लेनिन ने दी है, न स्टालिन ने, न माओ ने, न होचिमिन ने दिया है, न फिडेल कास्ट्रो ने दिया है। किसी का एक लाइन उठा के इन सारे लिटरेचर से, जीवन से मेरे को दिखा दो जहां पर कि इनमें से जो क्रांति के सबसे बड़े नायक हुए हैं दुनिया में, उन्होंने कभी भी इस बात को कहा है कि क्रांति का मतलब हिंसा होते। अगर माओ से तुम कहते थे कि पॉलिटिकल पावर कम्स टू द बैरल ऑफ द गन, इसकी भी गलत व्याख्या हुई है। बैरल ऑफ द गन का मतलब क्या है कि जनता को आप गन बना दो, उसके दिमाग को बंदूक बना दो, उसमें बारूद भर दो, चिंगारियां भर दो, ताकि वो हर छोटे मोटे मैक्रो लेवल पर भी अगर मान लो तुम्हारे ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहा है तो उसके विरोध में उठाने के लिए आवाज उसकी हलक में आ जाए। उसमें वो शक्ति, उसमें साहस साहस वो सामर्थ्य, वो बल तुम दो, जी। ये चीज करो, समझे? लेकिन हमें क्रांति को हिंसक बनाने के लिए स्टेट जो है वो मजबूर करता है। तो इसका हिंसा के लिए हम जिम्मेदार हम कौन है? बिल्कुल स्टेट जी, है या हम ये कम्युनिस्ट? आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये क्रांति का मतलब हथियार उठाना नहीं होता, जनता को तैयार करना होता है। और मौजूदा चुनाव में जो हालत ध्वस्त दिख रही है भारत की फासिस्ट ताकतों का और जनता की ताकतों का, उसका अंतर भी हम समझ पा रहे हैं, और दर्शक भी समझ पा रहे होंगे जो नियमित रूप से देख रहे हैं। तो हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। और ये जनता को जो है मतलब ये तय करना चाहिए, तय करना होगा कि ये फांसीवाद जो है इस पर गंभीर विमर्श करें, और मोदी जैसे फासिस्ट ताकतों को किस तरह से नस्तानाबूद किया जा सकता है, किस तरह इसके खिलाफ एक सच्ची लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसके लिए एक मंथन करें, चर्चा करें, विमर्श करें, रास्ते तय करें। सुब्रतो तो जी मैंने बहुत यही बहुत दीपांकर दा को कहा, जी। यू स्टार्ट विद द एजम्पशन दैट मोदी इज अ फासिस्ट। उसके बाद आप सोचिए कि आपको उसके विरुद्ध में चुनाव में जाना है या नहीं जाना। चुनाव में जाना आपका एक सांकेतिक प्रतिरोध है, वो किसी बात का समाधान नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो बेहतर है कि इस लवादे को खोल के निकले, जैसे आज वो नंगा होकर नाच रहा है, जी आप भी अपने आदर्शों को सामने लाइए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम सुब्रतो जी अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। और हम जनता के बीच छोड़ते हैं इस सवाल को कि सूरत का सूरत देख लीजिए,
आपस में कहाँ बचते हैं। नमस्कार, समरभूमि से मैं रोहित शर्मा। दोस्तों जी, आपका है बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यथासंभव सहयोग देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।